साथियों, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आखिर इस कलयुग की औरतें जो होती हैं वह जितना सुंदर होती हैं उतनी ही साथियों औरत बांझ क्यों होती हैं। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। और साथियों, किस स्त्री के भाग्य में संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है साथियों, यानी कि साथियों हम आपके लिए बता दें किस औरत की गोद सूनी रहती है साथियों, और आखिर किस पाप के कारण इस कलयुग की औरतें जो हैं वह बांझ रहती हैं। साथियों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं और हमारे मन में एक प्रश्न तो जरूर उठता होगा कि आखिर जिन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है वह अत्यंत सुंदर ही होती हैं, और जो स्त्री सुंदर होया करती है दरअसल साथियों उसके लिए ही संतान का सुख क्यों प्राप्त नहीं होता है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यह सब कुछ जानेंगे, क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें कुछ ऐसी औरतें हैं जिनके घर में कभी भी बच्चों की रोने की आवाज भी नहीं गूंजती है साथियों। बड़े ही दुख की बात है, लेकिन साथियों मैं आपके लिए बताऊंगा तो जरूर। जब तक साथियों आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथियों यह प्रश्न के उत्तर जानने के लिए हमारी इस कहानी में शुरू से एंड तक जरूर बनिएगा। तो आइए साथियों इस कहानी के लिए प्रारंभ करते हैं। इस कहानी के लिए आप शुरू से एंड तक जरूर देखना, तभी आपके लिए सब कुछ समझ में आ जाएगा साथियों हम आपके लिए बता दें किसी गांव में एक माधुरी नाम की लड़की रहा करती थी साथियों, और उसके माता पिता जो थे साथियों वह अनाज का व्यापार किया करते थे साथियों। और हम आपके लिए बता दें साथियों उसके माता पिता की वह एक लाडली ही इकलौती बेटी थी साथियों माधुरी जो थी वह गुणवान और सुंदर साथियों एक लड़की थी साथियों। उस नगर में एक रघु सेठ रहा करते थे साथियों, और साथियों हम आपके लिए बता दें वह रघु सेठ जो था वह अभी अविवाहित था, उसका विवाह नहीं हुआ था साथियों। वह साथियों अपने लिए एक युवती देखने के लिए हर रोज गांव में जाया करता था। और साथियों एक समय की बात है जब वह किसी राजकुमारी की तलाश में घर से निकल जाता है, तो साथियों वह उस माधुरी के घर की ओर निकल जाता है साथियों। उधर साथियों होता क्या है कि वह माधुरी जो थी वह छत पर कपड़े सुखा रही थी साथियों। अब तो साथियों हम आपके लिए बता दें कि वह रघु सेठ जो था उसकी नज़र उस माधुरी लड़की पर पड़ जाती है साथियों। अब तो साथियों उस सेठ ने वहीं पर अपना घोड़ा रोक दिया और उस माधुरी से बात करने के लिए तैयार हो जाता है साथियों। अब तो साथियों जैसे ही उस राजकुमारी ने जैसे ही उस रघु सेठ को देखा तो वैसे ही वह दौड़ी दौड़ी आई, अपने छत पर से उतर करके साथियों वह अपने कमरे में चली जाती है। उधर साथियों वह सेठ आवाज लगाने लगता है, लेकिन वह बाहर नहीं निकल कर आती है साथियों। तभी साथियों जैसे ही वह सेठ आवाज मार रहा था उधर साथियों उस माधुरी के पिता सुन लेते हैं। वह माधुरी का पिता घर से बाहर निकल कर आता है और वह देखता है कि हमारे द्वार पर रघु सेठ खड़े हुए हैं। तभी साथियों वह रघु सेठ के आगे हाथ जोड़कर कहने लगता है, हे सेठ महाराज कहिए आपका कैसे आना हुआ है। तभी साथियों वह माधुरी का पिता कहने लगा कि हे महाराज क्या मुझसे कोई गलती हुई है। तभी साथियों वह रघु सेठ कहने लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं एक खास काम के लिए आपके यहाँ पर आया हूँ। तभी साथियों वह माधुरी का पिता कहने लगा कि कहो सेठ महाराज क्या काम है। तभी साथियों वह रघु सेठ कहने लगा कि मुझे आपकी राजकुमारी लड़की जो है वह मुझे पसंद है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। अब तो साथियों हम आपके लिए एक बात और बता दें, वह माधुरी का पिता जो था वह बहुत ही गरीब था साथियों, और उसके लिए यह रिश्ता हो पाना नामुमकिन था। वह हड़बड़ा जाता है साथियों और कहने लगता है कि सेठ महाराज तो इतने अमीर हैं और हम कहाँ गरीब ठहरे, क्या यह रिश्ता तय हो सकता है। तभी साथियों उस माधुरी के पिता सोचने लगे कि अब तो मेरी बेटी का जीवन बहुत ही अच्छे से सुखाल गुजरेगा, क्योंकि वह अमीर घर में पहुंच जाएगी, एक सेठ की सेठानी बन जाएगी साथियों हम आपके लिए बता दें किसी के माता पिता जो होते हैं वह अपनी बेटी के लिए हमेशा सुख ही ढूंढा करते हैं साथियों। जब भी वह घर देखने जाया करते हैं तो साथियों सबसे पहले वह अपने बेटी के लिए सुख ही ढूंढा करते हैं साथियों। अब तो साथियों यह सब कुछ सोच करके वह
माधुरी के पिता उस रघु सेठ से हामी भर लेते हैं। अब तो साथियों पूरे राज्य में यह बात फैल जाती है कि जो रघु सेठ जो हैं उन्होंने एक साधारण व्यापार करने वाले की लड़की से विवाह करने का हामी भर ली है। अब तो साथियों धीरे धीरे विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगी साथियों, और विवाह का समय नजदीक आने लगा साथियों, और साथियों विवाह भी हो जाता है। अब तो साथियों वह माधुरी जो थी वह उस रघु सेठ के यहाँ पर पहुँच करके बहुत ही खुशी थी साथियों, और दोनों एक दूसरे खुशी से जी रहे थे साथियों। अब तो साथियों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया, और साथियों जब विवाह के बाद 1-1.5 वर्ष हो जाती है साथियों, तो साथियों उस रघु सेठ के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म होता है, और साथियों पूरा राजमहल जो था वह जगमगा जाता है साथियों। पूरे राज्य में साथियों उस पुत्र के जन्म की खुशियां मनाने लगते हैं साथियों। अब तो साथियों धीरे धीरे समय बीतता गया, अब 5-6 वर्ष और बीत जाती हैं साथियों। अब तो उस रघु सेठ का पुत्र जो था वह 7 वर्ष का हो जाता है साथियों। अब तो साथियों वह रघु सेठ जो था उसका मन साथियों उस माधुरी लड़की से हटने लगा, जिससे साथियों वह मनपसंद विवाह करके लाया था। अब तो साथियों उसने एक और राजकुमारी देख ली थी साथियों, और साथियों वह उस सेठ पर बहुत ही आकर्षित थी, और वह साथियों सेठ उसी से विवाह कर लेता है। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें कि पहले के सेठ जो थे और कुछ राजा हुआ करते थे, वह साथियों अनेक विवाह कर लिया करते थे साथियों। जब जैसे ही साथियों उसका दूसरा विवाह हो जाता है, उस दूसरी स्त्री को भी साथियों वह रघु सेठ जो था वह अपने द्वार पर ले आता है। अब तो साथियों उस माधुरी लड़की जो थी उसके जीवन में परेशानियां आना शुरू हो गई थी साथियों। जो साथियों नई सेठानी जो थी वह हमेशा माधुरी स्त्री के लिए हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश किया करती थी साथियों। अब तो साथियों वह रघु सेठ जो था वह भी उस माधुरी की बात नहीं मानता था साथियों। अब तो धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया, और उस माधुरी का जीवन साथियों और ही बुरी दिशा से गुजरने लगा साथियों। एक समय की बात है साथियों, जब वह रघु सेठ को दूसरी उसकी पत्नी नई जो थी वह पुरानी माधुरी स्त्री के लिए घर से निकालने को मना लेती है साथियों, और वह सेठ का बेटा जो था वह अपने पास रोक लेती है, और उस माधुरी स्त्री के लिए साथियों उस रघु सेठ से कह करके उसे घर से निकलवा देती है साथियों। अब तो साथियों वह माधुरी जो थी वह बेबस होकर के साथियों अपने माता पिता के यहाँ पर वापस लौट जाती है। अब जैसे ही साथियों उस माधुरी ने अपने व्यापार माता पिता के लिए सब अपनी अपबीती सुनाई, तो साथियों उसके माता पिता यह देख करके बहुत ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन साथियों हम आपके लिए एक बात और बता दें, वह उस रघु सेठ के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि साथियों वह एक रघु सेठ अमीर था और वह व्यापार करने वाला बहुत ही गरीब था साथियों। अब तो साथियों धीरे धीरे समय बीतता गया, उस माधुरी के माता पिता के लिए और ज्यादा टेंशन सताने लगी साथियों। इधर वह बुजुर्ग अवस्था में साथी थे, और उधर उसकी एक बेटी की चिंता सताने लगी। इसी तरह साथियों उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। अब तो साथियों धीरे धीरे समय बीतता गया, उस माधुरी की पिता की मृत्यु के बाद जैसे ही साथियों 1-1.5 वर्ष बीतता है, वैसे ही साथियों उस माधुरी के माता भी गुजर जाती हैं। अब तो साथियों वह माधुरी जो थी वह एकदम अकेली पड़ जाती है साथियों। अब तो साथियों उस माधुरी के पास कुछ भी नहीं बचा था। अब तो वह साथियों सिर्फ संघर्ष से ही जी सकती थी। अब तो साथियों धीरे धीरे समय बीतता गया, और साथियों वह अपना जीवन अकेले ही बिताने लगी। इधर साथियों जैसे ही वह टहलने जाती है, तो वह एक लकड़ियों का व्यापार करता था। वह लकड़ियों का व्यापार करने वाला उस माधुरी पर झूठा प्यार जता देता है, और उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इधर साथियों माधुरी के लिए भी कुछ सहारे की जरूरत थी, तो वह साथियों एक दूसरे के पसंद से शादी कर लेते हैं, और दोनों आपस में बहुत ही अच्छे से साथियों पति पत्नी रहने लगते हैं। अब तो साथियों माधुरी का जीवन कुछ सुखहाल गुजरने लगा। जैसे साथियों धीरे धीरे समय बीतता गया, तो वह लकड़ियों का व्यापार करने वाला एक दिन कहने लगा कि अरे तुम पूरे दिन घर में बैठी रहती हो, चलो आज घर के दोनों लोग व्यापार करने के लिए चलते हैं। किसी शहर में लकड़ियों का
व्यापार करने के लिए चलते हैं हम लोग। अब तो साथियों वह माधुरी जो थी वह धीरे धीरे उस लकड़ियों के व्यापार के साथ में चली जाती है और पूरे शहर में घूमने लगती है साथियों। लेकिन एक बात यहाँ पर और थी साथियों, वह लकड़ियों का व्यापार करने वाला जो था वह उन लकड़ियों के साथ में उस माधुरी का भी व्यापार कर देता है। इधर साथियों माधुरी इन सब बात से अनजान थी, उसे कुछ भी नहीं पता था साथियों। अब तो साथियों वह अपनी पत्नी माधुरी से कहने लगता है कि तुम लकड़ियों के पास बैठो और मैं अभी आता हूँ। अब तो साथियों वह वापस आता ही नहीं है और उधर जिसे सौदा किया था लकड़ियों का वह उस माधुरी के लिए जबरदस्ती उसे ले जाने लगते हैं। अब तो साथियों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और साथियों उस माधुरी का जीवन और ही दुखी में गुजरने लगा। जब साथियों वह ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर साथियों एक कोठा कहा जाता है, जहां पर साथियों लोग दारू मदरा पान कर करके कुछ मुजरा देखा करते थे। अब तो साथियों उस ठेका की एक मालकिन जो थी वह उस माधुरी से कहने लगती हैं, अब तुम्हारे लिए इस कोठे पे रहना होगा और तुम्हारे लिए एक बात और बता दूं, अब आज से तुम्हें मुजरा करना होगा। तभी साथियों वह कोठा की मालकिन जो थी वह उससे इतना बात कहती है। तभी वह कहने लगती है माधुरी, मैं यह सब करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, मैं यह कुछ नहीं कर सकती हूँ। तभी साथियों वह कोठा की मालकिन कहने लगती है कि यदि अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो हम तुझे मार मार करके अधमरा कर देंगे। अब तो साथियों उसके पीठ पर डंडे पड़ने लगे और उसे भूख से तड़पाया गया साथियों। तभी साथियों उसने मजबूरन में यह सब करना पड़ा साथियों। अब तो साथियों वह माधुरी की जिंदगी जो थी वह एक गहरे अंधकार में गुजरने लगी थी साथियों। वह अपने अंदर के दर्द को छुपा करके साथियों अपना जीवन जीने लगती है साथियों। अब तो साथियों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा। वह माधुरी जो थी वह उस कोठे पर रहने लगती है साथियों और उस कोठे पर रहते हुए साथियों उसे 15 वर्ष बीत जाती हैं। अब तो साथियों वह 45 वर्ष की हो जाती है। उधर साथियों होता क्या है, उधर साथियों उस कोठे पर साथियों एक सेठ का बेटा आता है और वह राजकुमार साथियों 25 वर्ष का हो चुका था। वह राजकुमार उस कोठा वाली मालकिन से कहने लगता है कि मुझे इस स्त्रियों में से सबसे सुंदर स्त्री दिखाओ। तभी साथियों वह कुछ स्त्रियों को दिखाती है और उन स्त्रियों में साथियों उस माधुरी को भी दिखाने लगती है। तभी साथियों वह राजकुमार उस माधुरी को पसंद कर लेता है। अब साथियों जैसे ही माधुरी और वह सेठ का राजकुमार एक कमरे में जाते हैं तो वह माधुरी जो थी वह उस राजकुमार से पूछने लगती है कि आप कहां से आए हो। तभी साथियों वह कहने लगता है कि मेरे पिताजी यहाँ के रघु सेठ, मैं आज आया हूँ। तभी साथियों यह सब सुन करके उस माधुरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी जुबान जहाँ की कहीं पर अटकी रह जाती है। वह कहने लगती है, हे प्रभु कि आज मैंने कौन सा अनर्थ कर दिया है जो मैं इस लिबाज में अपने बेटे के ही साथ में बैठी हूँ। उसने साथियों कपड़े संभाले और खामोश हो जाती है साथियों। अब तो साथियों उसने उस सेठ के राजकुमार को कुछ भी नहीं किया था। अब तो वह चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी साथियों वह माधुरी कहती है कि आप जाओ और वह साथियों सेठ का राजकुमार वहां से चला आता है। साथियों हम आपके लिए एक बात और बता दें, आपके कर्म अच्छे हों चाहे बुरे हों, लेकिन आपके कर्मों का फल आपको जरूर मिलता है। अब तो साथियों वह माधुरी जो थी वह अपने बेटे से मिलने के बाद में वह उसी कमरे में बैठी बैठी रोने लगती है साथियों और वह कहने लगती है कि आखिर मुझे कौन सा दंड यह भुगतना पड़ रहा है जो आज मेरा बेटा ही मेरे पास आया था मेरा सौदा करने के लिए। तभी साथियों उस कोठे की मालकिन उस माधुरी के पास जाती है और कहने लगती है कि हे माधुरी, क्या आपके लिए उस सेठ के राजकुमार ने आपके लिए कुछ भी नहीं दिया है? क्या कुछ सेठ के राजकुमार आपके लिए तोहफा देकर नहीं गया था? तभी साथियों वह माधुरी कहने लगी, हाँ उसने एक तोहफा दिया है जो ऐसा जख्म दिया है वो अब मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं भरेगा। तभी साथियों वह मालकिन हैरान होकर के कहने लगी, ऐसा क्या हुआ है? अब तो साथियों इतनी बात जैसे ही वह मालकिन सुनती है और वह कहने लगती है कि आपके लिए वह राजकुमार कैसे ऐसा जख्म दे गया है, तो साथियों वह माधुरी सारी बात उस मालकिन को बता देती है। कोठे की ठेकेदारनी के लिए साथियों सारी बात बता देती है।
तभी साथियों उस मालकिन से कहा कि हे मालकिन, अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपना छोटा मोटा कारोबार करके अपना जीवन जी लूँगी, लेकिन अब इस यहाँ पर नहीं रहूँगी। तो साथियों वह कोठे की ठेकेदारनी मान जाती है और वह वहाँ से जाने के लिए उसे कह देती है साथियों। और साथियों उसने कहा कि जाओ, तुम यहाँ से आज़ाद हो चली जाओ, और यदि तुम्हारे लिए कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं आपके कष्ट में ज़रूर खड़ी होंगी। तभी साथियों वह कोठे की ठेकेदारनी उसे वहाँ से कह देती है, जाने की इजाज़त दे देती है साथियों। अब तो साथियों वह वहाँ से निकल कर के एक जंगल में भटकने लगती है। उधर साथियों उसी घने जंगल में एक महात्मा जी रहा करते थे, जो सबके अतीत को जाना करते थे साथियों। और जैसे ही वह महात्मा जी के पास में पहुँचती है और वह यह सब उस महात्मा जी के बारे में जाना करती थी कि यह पूर्व जन्म के अतीत बता देते हैं साथ। अब तो साथियों उस महात्मा जी से वह जिद करने लगती है। तभी साथियों वह माधुरी कहने लगी, है महात्मा जी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं, जिसके कारण मुझे यह सब कुछ सहना पड़ रहा है। अब तो साथियों वह महात्मा जी से बहुत ज़्यादा हट करती है। तो महात्मा जी उसके पूर्व जन्म की साथियों कहानी देखते हैं, तो देखते हैं कि आपके लिए इतना दुख मिल रहा है। वह उस माधुरी से कहने लगते हैं कि आपके लिए इसलिए इतना दुख मिल रहा है, आपके पिछले जन्म में संतान नहीं हुई थी और आपने कुछ बच्चों की बलि भी दे दी थी किसी महात्मा के कहने पर, और उनकी इच्छाएं और आत्मा को तोड़ करके आपने यह सब गलत किया था। कुछ माता पिता उनमें से अपने बच्चे के गम में वह मर भी चुके थे, अब वह आपके लिए कोस रहे हैं, इसीलिए आपके लिए इस जन्म में दुख मिल रहा है। तभी साथियों वह यह सब देखकर, सोच करके और सुन करके साथियों हैरान हो जाती है। अब तो साथियों उन महात्मा जी ने उस माधुरी से कहा कि आपके लिए अपनी गलती का प्रस्ताव तो अब करना ही होगा। आपके लिए लोगों की मदद करनी होगी, पशु पक्षियों की, जानवर की भी आपके लिए मदद करनी होगी, तभी आपको सुख प्रदान हो सकता है। यह बात सुनकर के साथियों उन महात्मा जी की बात सुनकर के वह माधुरी उसी जंगल में भटकने लगती है और वह कहती है, इस जंगल में जो भी जानवर आएगा उसकी मैं मदद करूंगी। अब तो साथियों धीरे धीरे ऐसे ही समय उसी जंगल में बीतने लगा। तभी साथियों वह देखती है कि एक हिरन के तीर लगा हुआ है और वह सही से चल भी नहीं पा रहा है। अब तो साथियों धीरे धीरे डरती हुई वह उस हिरन के पास में जाती है और साथियों उस हिरन के हृदय से तीर निकाल देती है। अब तो साथियों वह अच्छे से चल पा रहा था। उसके साथियों जो जख्म था उस पर कुछ जड़ी बूटी लगा करके उसे ठीक करने की कोशिश करने लगती है साथियों। अब तो साथियों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। वह हिरन हर रोज उस माधुरी के पास में आया करता था और उसका हाथ चाटने लगता था साथियों। तभी साथियों उस माधुरी को ऐसा लगा कि शायद यह हिरन जो है यह अपनी भाषा में मुझे कुछ धन्यवाद दे रहा हो। अब तो साथियों वह माधुरी जो थी वह उसने पहली बार यह महसूस किया था कि आखिर जानवर में भी इतना भाव होता है जो मनुष्य की भाषा को भी समझते हैं। अब तो साथियों उसी दिन से वह हर किसी जानवर की मदद करने लगती है। अब तो साथियों धीरे धीरे उसी जंगल के सारे पशु पक्षी जो थे वह उस माधुरी के साथ में खेलने कूदने लगते हैं, उसके साथ में बैठा करते थे साथियों। वह एक पशु पक्षियों का हिस्सा बन चुकी थी साथियों। अब तो साथियों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा और वह साथियों एक रात ऐसी आती है जो उसकी मृत्यु की रात होती है साथियों। उसको रात बिताना मुश्किल पड़ रही थी साथियों। अब उसके पास में साथियों एक तोता बैठा हुआ था। वह उस तोते से कहने लगती है कि आज मुझे एक ऐसी कहानी सुना दो जो कि मेरी यह रात कट जाए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा आखिरी दिन है और मैं इस संसार को छोड़कर जाने वाली हूँ। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका था साथियों। तभी साथियों वह तोता एक कहानी सुनाने लगता है और कहने लगता है कि मैं औरतों की एक बात बताने के लिए जा रहा हूँ कि कुछ औरतें जो होती हैं वह इस संसार में खूबसूरत होने के बाद भी बांझ रहा करती हैं। उसके पीछे का रहस्य क्या है मैं आज बताने के लिए जा रहा हूँ। तभी वह तोता कहने लगता है कि उसका पहला रहस्य यह है कि गलत काम का असर जो है वह हमारे ही ऊपर पड़ता है। यदि हम गलत कार्य करेंगे तो उसका असर हमारे ही ऊपर पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य को हमेशा अपना अच्छा ही जीवन जीना चाहिए। और यदि वह गलत कार्य करेगा तो उसे अगले जन्म में या इस जन्म में आगे चल के कुछ ना कुछ भुगतना जरूर पड़ेगा। और तभी साथियों दूसरे नंबर पर आता है दूसरे पर गुस्सा करना। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें दूसरे पर कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्योंकि साथियों संतान ना होने के कारण माधुरी ने भी
पिछले जन्म में सभी को गुस्सा का रौब जताया था साथियों। इसीलिए साथियों हर मनुष्य के लिए अपनी खुशी में खुश रहना चाहिए और बहुत ही अच्छे से अपना जीवन जीना चाहिए साथियों। जिस स्त्री के साथियों अनेक लोगों से गुप्त संबंध रहा करते हैं और वह साथियों उन अपनी इज्जत छुपाने के लिए कुछ गर्भ को नष्ट कर देती है साथियों ऐसी स्त्रियां भी आने वाले समय में बांझ रहा करती हैं, जो अपनी इज्जत के लिए अपने ही बच्चे का खून कर देती हैं, अपना गर्भ नष्ट कर देती हैं साथियों। उसे एक बहुत बड़ा पाप लगता है, तो उसे साथियों संतान का सुख नसीब प्रदान नहीं होता है साथियों। अब तो साथियों वह तोता कहने लगा कि मनुष्य के गलत तकनीके के आजमाए उसे गलत ही फल प्राप्त होता है, इसलिए जितना भगवान ने दिया है उसे उतना ही उसी में खुश रहना चाहिए साथियों। इसीलिए साथियों हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें कि उस माधुरी ने यह सब पिछले जन्म में किया था, इसलिए उसे इस जन्म में इतना दुख कष्ट भोगना पड़ रहा था साथियों। तो साथियों हम आपके लिए बता दें, उस तोते की इतनी बात सुनकर के वह माधुरी के प्राण निकल जाते हैं, वह अपना शरीर त्याग देती है साथियों। अब तो साथियों उस जंगल की हरी भरी खुशियाँ और ही अच्छी होने लगती हैं। उस जंगल में साथियों बरसों से बारिश नहीं हुई थी। अब तो साथियों उस जंगल में बरसों से बारिश ना होने के कारण फसलें सूख रही थी। अब तो साथियों बारिश हो जाती है और हरी भरी फसलें हो जाती हैं साथियों। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद साथियों।